हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आज हम उपस्थित हैं एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर, जो कि सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिनकी भी परीक्षा 8 फरवरी को है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एसएसटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन पूरा आप जरूर सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न से जो है आपके कई प्रश्न बनने वाले हैं। एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन यदि आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपके और भी उससे संबंधित जितने भी आपके जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो भी आपके बन जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और एक्सप्लेनेशन भी जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और नंबरिंग को लेकर जो है आप परेशान मत होइएगा, नंबरिंग आपको कुछ अलग दिखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए हैं चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को डैश कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी प्रश्न है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है मकर रेखा, विषुवत रेखा, उत्तर ध्रुवीय वृत्त, कर्क रेखा। तो देखिए इसे समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ये पृथ्वी है और यहाँ पे जो है एक अक्षांशीय रेखा खींचा गया है जिसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। और ये जो है 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध और ये जो है उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, साउथ वाला, ठीक है, साउदर्न हेमस्फीयर, ठीक है ना। और मकर रेखा की यदि बात करें तो ये जो है विषुवत रेखा के नीचे यानी कि 23.5 डिग्री पे जो है यहाँ पे दक्षिण में स्थित है। और कर्क रेखा ये जो है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर स्थित है। और उत्तर ध्रुवीय वृत्त की यदि बात करें तो ये जो है आर्कटिक हो गया, ठीक है, आर्कटिक रेखा। और तो कोई ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त होता है, ठीक है ना, यानी कि दक्षिण ध्रुवीय वृत्त। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको पता चल गया होगा। करेक्ट आंसर विषुवत रेखा, ठीक है ना। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। इसे इक्वेटर भी कहा जाता है, भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए अक्षांश क्या है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना। ये जो मैंने अभी खींचा था ये एक अक्षांश है। इसी प्रकार से बहुत से अक्षांश खींचे गए हैं। अक्षांशों के माध्यम से जो है हम स्थानों का पता लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री पर हो जाएगा यहाँ पे विषुवत रेखा और यहाँ से जो है लेकर 90 आपका टोटल ये 90 जो है यहाँ पर क्या है 90 आपके अक्षांशीय रेखा है। और यहाँ नीचे साउथ में भी 90 अक्षांशीय रेखा होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि टोटल जो अक्षांशीय रेखा है वो कितने हैं, ठीक है। तो टोटल अक्षांशीय रेखा कितने हो जाते हैं 181, ठीक है। एक तो हो जाएगा आपका विषुवत रेखा प्लस में 90 प्लस 90, ओके। तो 90 प्लस 90 180 और प्लस 1 181 टोटल हो जाता है। तो याद रखेंगे। और कभी कभी ऑप्शन में 179 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 179 भी इसका आंसर हो सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है जो रेखा जो है यहाँ पे गोल हो जाती है, ठीक है ना, पोल में, नॉर्थ पोल में और यहाँ पे साउथ पोल में। तो इसे जो है रेखा के रूप में गिनती नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे 179 टोटल हो जाता है, ठीक है ना। तो 2 माइनस हो गए, एक ये, ठीक है ना। तो ये भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो जो भी ऑप्शन में हो उसी के अनुसार से आप करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में ये पूछा गया है कि अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस को देखेंगे। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो मैंने अभी भी आपसे बताया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो मकर रेखा जो है ये दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, 23.5 डिग्री पर जो है ये स्थित है मकर रेखा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये जो है विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री पर और यहाँ पे 23.5 डिग्री पर ये मकर रेखा हो गया, दक्षिण में स्थित है। और साउथ में कौन सा रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। तो देखिए उत्तर ध्रुवीय वृत्त जो है विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री में कहा गया है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त जो है 23.5 डिग्री में तो कर्क रेखा है ना, तो ये तो होगा नहीं। कौन सा होगा, तो यहाँ पे 66.5 डिग्री में जो स्थित है वो हो जाएगा आपका उत्तर ध्रुवीय वृत्त, या इसे आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा।
दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि बीच में तो है विषुवत रेखा और 23.5 डिग्री में क्या है, ये विषुवत रेखा हो गया 0 डिग्री पर, और 23.5 डिग्री नीचे में यदि बात किया जाए दक्षिण की ओर तो ये मकर रेखा होती है, ठीक है ना। और 66.5 डिग्री में अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। दक्षिण ध्रुवीय वृत्त जो है 66.5 डिग्री में होगा, 23.5 डिग्री में नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए, कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा तो मैंने अभी भी आपसे कितना बार बता ही दिया कि कर्क रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री पे स्थित है। तो ये भी यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 ही होगा, ठीक है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ग्लोब क्या है, सबसे पहले तो जानते हैं, आपने देखा होगा ग्लोब को, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से होती है और इस प्रकार से आपने देखा होगा। यहाँ पे पूरे जो है पूरे वर्ल्ड के मैप्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। अधिकांश मात्रा में जो है पृथ्वी में जल उपस्थित है। और देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर खींचे गए हैं। तो ग्लोब के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर खींचे गए हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लोब पर जो है एक्चुअल में पृथ्वी में नहीं होती है, ठीक है। वास्तविक में पृथ्वी में कोई भी रेखा नहीं है, लेकिन ग्लोब पर जो है ऐसा रेखा खींचा गया है। इसे अक्षांशीय रेखा कहा जाता है और इसे जो है देशांतरीय रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा करेक्ट। और देखिए, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, यह भी सही है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है ना। तो यह भी सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, बिल्कुल सही है। ये जो है पृथ्वी किस तरह से है, ये वास्तविक रूप से ये दिखाता है, ये उसका वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। यह अंडाकार आकृति में है, अंडाकार आकृति में नहीं है, ठीक है ना। जियोइड शेप में होता है। जो रियल शेप जो है पृथ्वी का वो जियोइड शेप है, हालांकि जो ग्लोब को जो दिखाया गया है वो जो है गोल शेप में दिखाया गया है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, अंडाकार आकृति में नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ABC। ABC ऑप्शन 4 में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, ये नहीं होगा नंबरिंग, ठीक है ना। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? तो यहाँ पे देखिए ओजोन और हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में यदि बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो पाई जाती है नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78%। और इससे नीचे यदि बात करें तो वो पाया जाता है O2 यानी कि ऑक्सीजन 21%, ठीक है ना। 78% जो है आपके नाइट्रोजन है, 21% आपके ऑक्सीजन है वायुमंडल में, ठीक है ना। और उसी प्रकार से यदि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और आर्गन जो है 0.93% है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सबसे अधिक पूछा गया है अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। तो अभी भी हमने जो ऑप्शन में देखा था, ये जो ग्लोब जो है हमारी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है ग्लोब मानचित्र उपग्रह से प्राप्त चित्र रग्वी गेंद। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्लोब, ठीक है ना। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे पूछ लिया गया है 1929 का, ठीक है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम का जो है कितना रखा गया था? तो ये रखा गया था लड़कों के लिए जो है 18 वर्ष, ठीक है, और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए पुरुष सबसे पहले दिया गया है, तो पुरुष का 18 वर्ष यहाँ पे ये हो जाएगा, तथा महिला के लिए 16 वर्ष नहीं है 14 वर्ष है, ठीक है। 14 हो जाएगा यहाँ पे।
14 वर्ष महिलाओं के लिए रखा गया था और 18 वर्ष जो है लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र रखा गया था शादी के लिए, ठीक है ना, विवाह के लिए। तो और इसको जो है आप लोग को लग रहा होगा लड़का का जो है 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष, ये आपने पढ़ रखा होगा। ये जो है 2006 में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था उसके अंतर्गत रखा गया था, ठीक है ना। 2006 का जो अधिनियम आया था इसमें रखा गया था कि जो पुरुष जो है उसका न्यूनतम उम्र होगा 21 साल और महिलाएं जो होंगी इनका न्यूनतम उम्र होगा 18 साल शादी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा 1929 के अनुसार से, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 18 वर्ष तथा 14 वर्ष, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं, सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए गेहूं और जौ जैसे फसल जो है किन पहाड़ियों में उगाए जाते थे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स, गारो हिल्स, मालाबार हिल्स, सुलेमान और किरथर हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स नहीं होगा, गारो हिल्स भी नहीं होगा, मालाबार हिल्स भी नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुलेमान और किरथर हिल्स, यानी कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में जो है ये उगाए जाते थे गेहूं और जौ। और सबसे पहला जो खाद्यान्न फसल मिला था वो गेहूं और जौ ही मिला था, ठीक है। और ये जो है सुलेमान और किरथर हिल्स में मिले थे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। तो हवा जो है पवन हवा, ठीक है ना, तो कैसे बहती है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए पौधों और जीव जंतुओं की गति। तो क्या पौधों के और जीव जंतुओं की गति के अनुसार से हवा बहती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। तो देखिए ये यहाँ पे सही होगा, जो हवा जो होती है ये कैसे बहती है, तो उच्च दाब क्षेत्र यानी कि जो हायर प्रेशर होती है वहां से जो है लोअर प्रेशर की ओर बहती है, लो प्रेशर की ओर बहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पे लो प्रेशर होती है उस एरिया में जाती है तो वायु की गति इस ओर जाती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति जो होती है इसी प्रकार से जो है पवन बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है, यानी कि सबसे सस्ता मार्ग कौन सा है सामानों को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन में है रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2 जल मार्ग, ठीक है ना, जल मार्ग जो है सस्ता होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन 66 है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो यानी अपना पर्यावरण जो है बचाने के लिए, जैसे कि कहा जाता है कि सतत विकास की बात की जाती है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसमें ये कहा जाता है जो भी संसाधन उपलब्ध है उन्हें जो है बचा कर चलना है ताकि आगे जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए भी सुरक्षित रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा जो है अभी समाप्त कर देना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसाधन यदि समाप्त हो जाएंगे, संसाधन क्योंकि सीमित है तो संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो ऐसे में आगे जो भावी पीढ़ी है उन्हें बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना संसाधनों की सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, सतत विकास कहा जाता है। तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह चाहिए। तो किस प्रकार के जो संसाधन है उनका अधिक उपयोग में लाना चाहिए, जो जैसे कि अनवीकरणीय संसाधन है तो ये जो है जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, गैस है, जैसे ये सभी चीजें जो है क्या होंगे, एक समाप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो है क्योंकि बहुत जल्दी निर्माण नहीं हो पाता है तो ये जल्दी से खत्म होते जाते हैं। तो इनका यदि यूज किया जाएगा, अधिक पेट्रोलियम का यूज किया जाएगा तो इससे क्या होगा कि संसाधन जो है समाप्त होते जाएंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कौन सा संसाधन को हमें अधिक उपयोग करना चाहिए, तो नवीकरणीय संसाधन बिल्कुल सही है, मानव निर्मित संसाधन नहीं होगा, अनवीकरणीय संसाधन नहीं होगा, अजैव संसाधन भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए।
तो देखिए यहाँ पे ऊर्जा संसाधन के संबंध में क्या दिया गया है, सबसे पहले ऑप्शंस को देखेंगे। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, ठीक है ना। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, यह भी सही है। और देखिए ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य नहीं होती है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, ठीक है ना। ये जो है गलत दिया गया है क्योंकि ये जो है समाप्त नहीं होती है। तो ज्वारीय ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है, ये जो है ज्वार भाटा से उत्पन्न होती है। जो समुद्र में जो उछाल आते हैं उन्हीं से जो ऊर्जा आती है उसी को जो है ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है समाप्त न होने वाली ऊर्जा है, तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे यही होगा क्योंकि असत्य कथन को चुनना था, ठीक है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि यह, तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म महासागरीय जलधारा है, यानी कि गर्म जो है इसमें पानी आती है, ठीक है ना। तो ये क्यों आती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से अंतर्भूमि यानी कि भूमि के नीचे से गर्म होती है, इसी कारण से आती है, नहीं। भूमि के नीचे से आने के कारण इसके पानी गर्म होती है, नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, नहीं, ठीक है ना। गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती है, नहीं। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। यह जो है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, इसी कारण से जो है ये गर्म होती है। तो आपने देखा है जो पृथ्वी जो है यहाँ पे है भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है। और यहाँ के जो आसपास के एरिया है जो कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ पे जितने भी एरिया है ये सभी जो है गर्म होते हैं, ठीक है ना। यहाँ के जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे अधिक होता है क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे देखिए 23.5 डिग्री में जो है ये होती है, और कर्क रेखा, और सूर्य जो है कर्क रेखा से लेकर यहाँ मकर रेखा तक आती है, फिर ये यहीं से फिर लौट जाती है, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ पे होती है तो यहाँ पर जो देश है उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे ठंडा मौसम होता है, ठंडी पड़ रही होती है। जब यहाँ से फिर वापस चला जाता है तो इस साइड में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो है ठंडी पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 4, भूमध्य रेखा के निकट जो भी चीजें हैं वो गर्म ही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है कॉलम 1 और कॉलम 2, ठीक है। और नीचे जो है यहाँ पे दिया गया है कुट, यहाँ पे कुट में आपको करेक्ट आंसर लगानी है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है ओजोन परत, रेडियो प्रेषण, मौसम संबंधी घटनाएं, पतली वायु। तो किन किन मंडलों में पाए जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल में जो है क्या पाया जाता है, ओजोन परत किसमें पाया जाता है। सबसे पहले देखेंगे ओजोन परत हमने अभी पे पढ़ा था, ये जो है समताप मंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। और रेडियो प्रेषण की बात करें तो ये जो है बाह्य मंडल में, ठीक है ना। बहिर्मंडल और बाह्य मंडल मत कंफ्यूज होइएगा, बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर, ठीक है में, और पतली वायु जो है ये पाई जाती है बहिर्मंडल में, वहां पे एटमॉस्फेयर जो होती है बहुत पतली हो जाती है, बहुत कम होती है, ठीक है, बहिर्मंडल में। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा, ए का 4 दिख रहा है, ए का 3 4 में दिया गया है, और रेडियो प्रेषण ये हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन आपको यदि पता है तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम के टाइम में जो है एलिमिनेशन मेथड को जरूर आप अपनाइएगा, और प्लस में ये चीज, ठीक है, जब भी आप मैच वाले जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं इनको आप जो भी इसमें से जो भी एक कोई भी आता है उसको यदि आप जो है मिला लेते हैं तो आप ऑप्शंस में यहाँ पे देखिएगा कि इससे मैचिंग कौन सा है, तो वही सही होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट है अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़े। तो अभिकथन में देखिए क्या दिया गया है और कारण में क्या दिया गया है। अभिकथन है 1960 में द्विभाषी
बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया। तो देखिए 1960 में जो है बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए 2 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था, बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पे कारण दिया गया है 1966 में पंजाब का भी विभाजन 2 राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए, ठीक है ना, ये भी सही है। इसका भी विभाजन हो गया था 2 राज्यों में, ठीक है ना। 1966 में, डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1960 में जो है बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा में बांट दिया गया था, अलग अलग राज्यों में बांटा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोनों सही दिया गया है, लेकिन ये जो है कारण जो है इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए दोनों ए आर सही है तथा व्याख्या करता है नहीं, गलत है, ये तो होगा ही नहीं। ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग दोनों मामला है, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे कहा जाता है। जो संक्रमण के माध्यम से जो फैलती है, ठीक है ना, तो इन्फेक्शन हो जाती है, जो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से आदि के माध्यम से जो फैलते हैं, जैसे कि किसी को सर्दी हो रखी है, जुकाम हो रखी है, तो वो छींकता है, खांसता है, तो उसके जो लार्वा जो निकलती है उससे क्या होता है, सालिवा जो निकलती है, थूक जो निकलती है, उससे क्या होता है कि किसी दूसरे पर्सन के पास चला जाए तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। जैसे कि कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस के दौरान जो है लोगों को सर्दी हो रही थी, खांसी हो रही थी, तो जैसे छींक रहे थे तो अगला जो व्यक्ति उसके आसपास में है उसको भी कोरोना वायरस लग जा रहा था, ठीक है ना। तो उसको भी जो है कोविड हो जा रही थी। तो इसके पीछे क्या कारण था, तो ये जो है संक्रमण वाली बीमारी थी, ये जो है संचारी बीमारी थी, ठीक है ना, संचार के माध्यम से फैलने वाली बीमारी थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, जन्मजात बीमारियां कहते हैं, आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं, संचारी बीमारियां कहते हैं, उपार्जित बीमारियां कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संचारी बीमारियां कहते हैं, ठीक है ना। वे बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है उसे क्या कहा जाता है, संचारी बीमारी कहा जाता है। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। देखिए ए में दिया गया है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। बिल्कुल सही है, बहुत ब्रिटिश का शासन काल था इस समय 1770 में। आपने पढ़ा भी है 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, और इसके पश्चात जो है बंगाल में जो है उनका नींव और मजबूत हो गई थी। सबसे पहले तो प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ, और उसके पश्चात 1764 में जब इन्होंने जो है इस युद्ध को जीत लिया, जहाँ पे जो दिल्ली के शासक थे शाह आलम द्वितीय, उनको भी हराकर जो है इन लोगों ने इसे जीता था, इस युद्ध को, ठीक है ना। तो इसके पश्चात जो है उनका पूरा तरह से शासन जो है उनका चला था भारत में, क्योंकि उनको जो है इस युद्ध के जीत के पश्चात जो है उन्हें एक और मजबूती मिल गई थी, ठीक है ना। तो शासक हालांकि कोई और रहता था, लेकिन शासन जो है, जो भी डिसीजंस होते थे वो कंपनी ही लेती थी, यानी कि ब्रिटिश ही लेते थे, ठीक है। तो इस अवस्था ऐसी हो जाती थी कि भारतीय जो है भुखमरी के कारण मर रहे थे, अकाल के कारण मर रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि इस समय जो है 1770 की यदि बात करें तो इस समय अकाल का काल था, वहां पे जो है फसल नहीं हुई थी, मौसम अच्छा ना होने के कारण से है जो है फसलें बर्बाद हो गई थी, इसी कारण से जो है अकाल पड़ा था, ठीक है। और इसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की जान चली गई थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। और देखिए बी में दिया गया है, इस काल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो दोनों कथन यहाँ पे सही दिया गया है। यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ए तथा बी सही है, ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। जैसे कि मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया, सतत पोषणीय क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें जो है जो भी संसाधन है उन्हें हम भावी पीढ़ी के लिए भी बचा के रखते हैं, अभी अपने उपयोग भी करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि हम लोग कम से कम उपयोग करें और संसाधन को जो है आगे की भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखें, ठीक है। यहाँ पे देखिए सहायता करता है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, संसाधनों की खपत को घटाना,
तो कौन सा कथन जो है वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है, यानी कि इस काम को करने के लिए ताकि भावी पीढ़ी के लिए भी जो है संसाधन उपलब्ध हो सके, इसके लिए जो है कौन कौन सा स्टेप हमें अपनाना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। तो संसाधनों की खपत को घटाना बिल्कुल सही है। संसाधन की जो खपत है इसको घटाना चाहिए, कम रिसोर्सेस में ही जो है काम चलाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और देखिए संसाधनों के उपयोग में वृद्धि से तो और ये खत्म होते जाएंगे, समाप्त होते जाएंगे। तो उपयोग में वृद्धि नहीं करना है बल्कि और जो है माइनस करना है, यानी कि घटाना है। संसाधनों का पुनः चक्रण रिसाइकलिंग करके, ठीक है ना, कोई भी चीज जो है रिसाइकलिंग करके रीयूज करके जो है और भी जो है संसाधनों को बचाया जा सकता है, तो ये भी सही है। वस्तुओं का पुनः उपयोग यानी कि रीयूज करना, कोई भी चीज है आपने एक बार यूज किया उसको फेंक देते हैं तो ये क्या होता है, संसाधन की बर्बादी होता है। लेकिन उसको फिर से रीयूज करने का प्रयास करना, इससे क्या होगा, संसाधन बचेगी, ठीक है। तो ये भी सही है। यहाँ पे देखिए वी ही एक गलत दिया गया था, ए सी डी सही है, ए सी डी राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न है, क्वेश्चन 1 होगा ये, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो सौर परिवार में जो है क्या क्या आते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन से ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि, नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4, सूर्य आता है, ग्रह आता है और उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड, ये सभी जो है सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं। एक प्रश्न और बनता है कि जो पृथ्वी जो है ये सूर्य की चक्कर लगाती है, ये किसने बताया था, ठीक है। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा था कि सूर्य जो है वो पृथ्वी की चक्कर लगाती है, ना कि पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। लेकिन कोपरनिकस ने ये बताया कि सूर्य जो है स्थिर है और वहां पे जो है कौन जो है चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी जो है इसका चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 है, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। तो समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ता है, जो वायुमंडलीय परत है ये 5 परतें हैं, ठीक है। पृथ्वी के 5 वायुमंडलीय परतें हैं, उसमें से एक है समताप मंडल, ठीक है। जो सेकेंड वाला होता है ट्रोपोस्फेयर, उसके पश्चात जो है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल, उसके पश्चात आता है समताप मंडल। इसमें जो है हवाई जहाज उड़ती है, ठीक है ना। ये जो है सबसे अच्छा लेयर माना जाता है हवाई जहाज को उड़ाने के लिए। तो क्यों माना जाता है ये पूछा गया आपसे। और देखिए एक प्रश्न ये भी बनता है इसमें, जो कि ऑलरेडी इस प्रश्न में आंसर दे दिया गया है कि किस मंडल में जो है यानी कि किस लेयर में जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है, ये भी प्रश्न बन सकता है और बना भी है, ठीक है। एसएसटी में ऐसा क्वेश्चन आया है तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए समताप मंडल करेक्ट होगा। और ये पूछा गया है कि क्यों कैसे जो है ये सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है निम्न वायु दाब होने के कारण, उच्च वायु दाब होने के कारण यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होने के कारण, या उच्च होने के कारण, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, आंधी वाली परिस्थितियां, तेज पवन। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 3, क्यों, इसलिए यहाँ पे जो है सबसे सही रहता है हवाई जहाज को उड़ाना, क्योंकि यहाँ पर जो है धूल कण आदि जो है कम पाए जाते हैं और मौसम संबंधी घटनाएं भी जो है कम होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हवाई जहाज को उड़ाने में आसानी होती है, किसी तरह की परेशानी नहीं आती है। तो इसलिए जो है कौन सा जो है मंडल सही रहता है, समताप मंडल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रिक्त क्वेश्चन 3 होगा ये, ठीक है। रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरे। एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है, यानी कि किसका विकास करने के लिए जो है सतर्क और सजग जनता की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, गुटतंत्र। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लोकतंत्र, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन का एक फेमस कथन है, लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो, ठीक है।
यानी कि जो डेमोक्रेसी है क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये किसका कथन है, अब्राहम लिंकन का। ठीक है, तो इसमें जो है जो नागरिक होते हैं, जो जनता होते हैं, वो क्या होते हैं, सतर्क होते हैं और सजग होते हैं। जो भी वो प्रतिनिधि चुनते हैं, जिससे जो उनका जो है शासक बनता है, वो खुद चुनते हैं और खुद जो है मतदान के द्वारा वो चुने जाते हैं और उनके अधिकारों का वो रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 होगा ये। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो तटीय क्षेत्र में जो है समुद्री गुफाएं बनते हैं, तो ये किस तरह से बनते हैं, क्या कारण है, ये कैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है पवन अपवर्दन, तरंगों द्वारा अपवर्दन और निक्षेपण, मानव निर्मित गतिविधि, सैलों का गिरना। तो यहाँ पे देखिए जो समुद्री गुफाएं जो बनती हैं तटीय क्षेत्र में, ठीक है, तो ये जो है बनती है तरंगों द्वारा अपवर्दन और निक्षेपण के कारण से। ठीक है, तो जो वेव्स आती हैं, जो उछाल आती हैं समुद्र में, वहां पे जो है तट पर जो मिट्टी होती है उसको क्या करता है, वो अपवर्दन उसका करता है, निक्षेपण करता है। इसी कारण से जो है समुद्री गुफाएं बनती है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट हो जाएगा।